नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 7वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। द्वितीयस्याः भाषायाः शिक्षणे अंतर्भाषायाः को अर्थः, यानी कि कहा जा रहा है कि द्वितीय भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के दौरान अंतर भाषा, जिसे अंग्रेजी में इंटर लैंग्वेज कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी आता है, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग हिंदी हो गई, और टारगेट लैंग्वेज मान लीजिए कि चाइनीज भाषा मैं आपको सिखा रहा हूँ, चाइनीज भाषा आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फर्स्ट लैंग्वेज में आप पूरी तरीके से चीज़ों को जान रहे हैं। फर्स्ट लैंग्वेज आप पहली भाषा हिंदी को पूरी तरीके से जान रहे हैं, तो जब मैं आपको सेकेंड लैंग्वेज सिखाऊंगा यानी चाइनीज भाषा सिखाऊंगा तो आपकी मदर टंग का हेल्प लेते हुए सिखाऊंगा, यानी कि हिंदी का हेल्प लेकर के मैं आपको चाइनीज लैंग्वेज सिखाऊंगा। तो जब भी मैं किसी नए वर्ड को सिखाने की कोशिश करूंगा चाइनीज वर्ड में, चाइनीज भाषा में, तो आप उसको हिंदी के शब्दों से कोरिलेट करके सीखेंगे। जैसे कि नया कोई भी आप शब्द सुनेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए वो चीजें नहीं होंगी, तो आप उसको अपने परिवेश में क्या बोला जाता है उससे कोरिलेट करके सीखते हैं। यानी कि बीच में एक ऐसा कंडीशन आता है जिसके बारे में, जैसे हिंदी लैंग्वेज आप पूरी तरीके से जान रहे हैं और चाइनीज लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान रहे हैं, तो बीच में जब नया नया पॉइंट आएगा तो आप हर एक पॉइंट पर अपनी एक अलग समझ विकसित करते जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से ना तो चाइनीज भाषा होता है और पूरी तरीके से ना तो हिंदी भाषा होता है। इसी बीच के स्टेट को ही हम लोग इंटर लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि ध्यान से समझिए, एक कॉन्सेप्ट सीखने के दौरान बीच की कंडीशन, जहां पर ना तो वो पूरा नया वाला कॉन्सेप्ट है और ना ही पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, बीच का कोई स्टेट है, उसे ही इंटर लैंग्वेज कहते हैं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प में ही दिया गया, देखिए, सा भाषा व्यवस्थायां प्रत्येकम छात्रः विकासस्य कस्मिन्नपि काले गृह्णाति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि वह भाषा की प्रत्येक अवस्था पर जो प्रत्येक बच्चे हैं वो अपनी एक अलग संरचना को डेवलप करते हैं, अलग एक तरीके से कॉन्सेप्ट को विकसित करते हैं। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आप हिंदी पूरी तरीके से जानते हैं, मैं आपको चाइनीज भाषा के कुछ शब्दों को, नए नए शब्दों को बताना लगूंगा, तो बीच में आप अपनी समझ विकसित करते हैं, यानी कि जो कि ना तो पूरी तरीके से चाइनीज भाषा होता है और ना ही पूरी तरीके से हिंदी भाषा होगा, यानी बीच का एक स्टेज, उसी को बोला गया है कि प्रत्येक छात्र बीच का एक स्टेज विकसित कर लेता है प्रत्येक भाषा को सीखने के दौरान, यानी सेकेंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज को सीखने के दौरान। इसी को बोला जाता है इंटर लैंग्वेज, यानी कि जो कि ना तो पूरी तरीके से पहली भाषा होती है और ना ही पूरी तरीके से सेकेंड लैंग्वेज होती है, बल्कि बीच का एक स्टेज होता है जो कि प्रत्येक बच्चा अपने बौद्धिक स्तर, अपने संज्ञानात्मक स्तर से विकसित कर रहा होता है, जब वो चीज़ों की समझ अपने मन में विकसित कर रहा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा विकासस्य कः सिद्धांत विश्वसिति भाषा शिक्षणम सामाजिक शिक्षणम अस्ति, यानी कि कहा जा रहा है कि भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत ये विश्वास करता है कि भाषा का जो शिक्षण होता है वो सामाजिक तौर पर शिक्षण होता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? आप कहेंगे कि लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत है, और लेव वाइगोत्स्की किससे जुड़े हुए हैं? ये संरचनावाद से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो सामाजिक शिक्षण है, भाषा सीखने का सामाजिक शिक्षण है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि संरचनावाद की, और लेव वाइगोत्स्की भी इसी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 निर्माणात्मकता इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नासिका यानी कि नाक, नोज यानी कि नाक की बात की जा रही है, सुंदरम यानी कि सुंदर, ब्यूटीफुल की बात की जा रही है, शीर्षम यानी कि हेड, सर की बात की जा रही है, सिर की बात की जा रही है, भारतम यानी कि इंडिया की बात की जा रही है। इत्येते शब्दाः कीदृशाः सन्ति, यानी कि ये सभी शब्द क्या हैं? ध्यान से समझिएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि संज्ञा शब्दाः, संज्ञा बताया जा रहा है, तो यहां पर देखिए नाक, हेड यानी कि सिर, हमारा सर जो होता है, और भारत, ये सभी एक तरीके से संज्ञा हो सकते हैं, लेकिन सुंदर यानी ब्यूटीफुल जो है ये संज्ञा नहीं है बल्कि विशेषण है। शी इज ब्यूटीफुल गर्ल,
यानी कि ब्यूटीफुल किसका विशेषता बताता है? गर्ल का। और गर्ल क्या है? नाउन है। और नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी कि सुंदर यहाँ पर एडजेक्टिव है, जबकि चौथे विकल्प में कहा जा रहा था कि ये सभी संज्ञा, तो संज्ञा तो होगा नहीं क्योंकि सुंदर जो था वो एडजेक्टिव था। विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, ये सभी कंजंक्शन के तौर पर देखे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब बचा दो विकल्प, एक होता है कार्य शब्दः और दूसरा होता है विषय वस्तु शब्दः। कार्य शब्द को हम लोग फंक्शन वर्ड्स बोलते हैं और विषय वस्तु शब्द को कंटेंट वर्ड बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमेशा सीटेट की परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार समझ लीजिए पूरे कॉन्सेप्ट को, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, कंटेंट वर्ड किसे बोलते हैं? तो ऐसे शब्द जिसका अपना अलग से अस्तित्व होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि जैसे इसी को देख लीजिए, नासिका, सुंदर, सिर और भारत, ये सब ऐसे शब्द हैं जो कि अकेले भी आते हैं, वाक्य में ना आकर के अकेले भी आए तो भी इसका अर्थ निकलता है। लेकिन मैं आपसे बोलूं बट, एंड, बिकॉज, दैट्स वाई, क्या इन सब का कोई अलग से अर्थ है? अपना अलग से अर्थ नहीं होता है, क्योंकि इन सभी का, क्योंकि मैं बोलूं क्योंकि, अब क्योंकि क्या, क्योंकि कुछ मतलब तो निकला नहीं, लेकिन मैं बोलूं सुंदर, तो सुंदर कम से कम अपना मीनिंग तो दे रहा है कि हाँ कि कोई चीज सुंदर होगा। लेकिन क्योंकि मैं बोलूं तो क्या, क्योंकि कुछ अलग से उसका अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए ऐसे शब्द जो कि दो वाक्यों को या फिर दो शब्दों को जोड़ने का काम करें लेकिन अलग से उसका कोई अर्थ ना निकले, उसे हम लोग फंक्शन वर्ड बोलते हैं। और ऐसे शब्द जिनका अपना अलग से अस्तित्व होता है, उसका अपना अलग से अर्थ होता है, उसे हम लोग कंटेंट वर्ड बोलते हैं। थोड़ा सा और डीप में बता देना चाहता हूं। देखिए, कंटेंट वर्ड को लेक्सिकल वर्ड्स के भी नाम से जानते हैं और इनका अपना अलग मीनिंग होता है। लेक्सिकल वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको? कंटेंट वर्ड को। और कंटेंट वर्ड क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में एक बार ध्यान से समझ लीजिए। कंटेंट वर्ड क्या क्या हो सकते हैं? ये आपका नाउन हो सकता है, ये आपका वर्ब हो सकता है, ये आपका एडजेक्टिव हो सकता है और ये आपका एडवर्ब हो सकता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये सभी कंटेंट वर्ड हो सकते हैं। आप दिए गए विकल्प में देखिए, मैंने आपको क्या बताया? नासिका यानी नोज, ये नाउन हो गया। सुंदर यानी ब्यूटीफुल, ये आपका एडजेक्टिव था। क्या था? ये आपका एडजेक्टिव हो गया। शीर्ष यानी सिर, हेड की बात की जा रही है, ये आपका नाउन हो गया। भारत, ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप, मैंने आपको क्या बताया कि कंटेंट वर्ड जो होते हैं वो या तो नाउन होंगे, या तो वर्ब होंगे, या तो एडजेक्टिव होंगे, या तो एडवर्ब होंगे। तो जो प्रश्न में आपको दिया गया है नाउन और एडजेक्टिव, वही तो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर कंटेंट वर्ड हो जाएगा। थोड़ा सा आप और धैर्य रखिए और फंक्शन वर्ड के बारे में भी सीख लीजिए। फंक्शन वर्ड क्या होता है? तो फंक्शन वर्ड किसी दो सेंटेंसों को जोड़ने के काम में आते हैं, जैसे कि एंड हो गया, दैट हो गया, बट हो गया, और हो गया, ये सभी फंक्शन वर्ड के तौर पर देखे जाते हैं। ठीक है, ये कंजंक्शन के लगभग समान होते हैं, कंजंक्शन के लगभग समान होते हैं। और अब ये जो एक तरीके से फंक्शन वर्ड होते हैं वो किस किस प्रकार के शब्द हो सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये तो आपने समझ लीजिएगा कि चार प्रकार के जो पार्ट ऑफ स्पीच होंगे वो कंटेंट वर्ड में आएंगे। अब फंक्शन वर्ड में कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, तो देखिए, आर्टिकल होता है, क्वांटिफायर होता है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद देखिए, उसके पहले वाले में मैंने वर्ब बताया था यानी मेन वर्ब, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसके बाद से प्रीपोजिशन आता है, इसके बाद से कंजंक्शन आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव आता है और अंत में ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। तो देखिए, ये सभी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये एक तरीके से जो वर्ड्स होते हैं ये किसके आते हैं? ये फंक्शन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न में हमसे इन सभी के बारे में पूछा गया था, ये नाउन था, ये एडजेक्टिव था, ये नाउन था और ये नाउन था, तो ये सब क्या है? ये कंटेंट वर्ड है। और आप ऐसे भी अर्थ निकाल सकते थे कि सबका अलग से अपना अस्तित्व है, अपना अलग से मतलब है, इसलिए ये सभी कंटेंट वर्ड के अंतर्गत आएंगे। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत वर्षस्य शिक्षायाम भाषा लैंग्वेज इन एजुकेशन इत्येषाः नीति ज्ञायते, यानी कि भारतवर्ष में जो शिक्षा में भाषा है उसको किस रूप में, किस नीति के नाम से जाना जाता है, तो इसको 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट के नाम से जानता है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले हमारे देश में 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस था, जिसके माध्यम से एक तो पहला लैंग्वेज बच्चे का मदर टंग होगा, बच्चे का मदर टंग उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती थी, और सेकेंड लैंग्वेज आंग्ल भाषा यानी कि इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी होता था। लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तीसरा लैंग्वेज जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज होगा, वो बच्चे के लिए
उसको कई विकल्प दिए जाएंगे, कई भाषाओं के विकल्प दिए जाएंगे फॉरेन लैंग्वेज में, और उसमें से अपनी रुचि के हिसाब से वो एक फॉरेन लैंग्वेज उसको सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर पढ़ना होगा। यानी कि अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार जो लैंग्वेज है शिक्षा में वो कैसी है, वो 3 भाषा नियम है, यानी 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कश्चित पाठकः कस्मिंश्चित् प्रतिष्ठाने महाप्रबंधकस्य पदाय प्रार्थना पत्र प्रेषणा विधिम ज्ञातुम कमपि लेखनम पठति सह विशेष रूपेण प्रार्थना पत्रम पठनम किम कथ्यते। ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि कोई एक पाठक है जो कि किसी प्रतिष्ठान यानी किसी कंपनी में महाप्रबंधक यानी कि एक तरीके से मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए प्रार्थना पत्र प्रेषित करना चाहता है और वो इसकी विधि ढूंढ रहा है कहीं से। ठीक है, तो देखिए प्रार्थना पत्र प्रेषित करने की विधि कहीं से ढूंढ रहा है, किस प्रकार से लेटर लिखना है उस विधि को ढूंढ रहा है। स विशेष रूपेण प्रार्थना पत्रम पठनम किम कथ्यते, यानी कि उसका इस विशेष रूप से प्रार्थना पत्र में पठन या फिर कुछ विशेष चीज को ढूंढना क्या कहलाएगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब भी किसी लेख में से किसी पॉइंट को ढूंढने की बात आएगी या फिर कुछ खोजने की बात आएगी, कुछ सर्च करने की बात आएगी, तो वहां पर हमेशा स्कैनिंग होता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है परिवीक्षणम, यानी कि स्कैनिंग, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। जब वो प्रार्थना पत्र लिखने की विधि को ढूंढ रहा था, यानी पूरे लेख में से किस प्रकार से कैसे लिखना है वो सर्च कर रहा था उस विधि को, और सर्च करना सीधे तौर पर स्कैनिंग के तौर पर देखा जाता है। विकल्प नंबर 1 माफ कीजिएगा, विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कश्चित् श्रोता श्रवण काले विशिष्ट विवरणम शृणोति सदृशान शब्दान अभिजातानि शब्द क्रम प्रक्रिया अवगच्छति ऐसा श्रवण प्रक्रिया क्या कथ्यते। ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि कोई एक लिसनर है जो कि किसी स्पेसिफिक डिटेल को सुनता है, उसके बाद से वो एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है और वर्ड ऑर्डर पैटर्न, देखिए ध्यान से समझिएगा, शब्द क्रम की बात की गई, वर्ड ऑर्डर पैटर्न को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है यानी कि पहचानता है। तो इस प्रकार से सुनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जा रहा है। विशिष्ट कहने का मतलब कि किसी पर्टिकुलर अंश की बात की जा रही है। पूरे लेख में से अगर पर्टिकुलर किसी अंश की बात की जाएगी और अंश से अगर पूर्ण की तरफ चलने की बात आएगी तो वो हमेशा बॉटम टू अप प्रोसेस होता है। अगर अंश से पूर्ण की तरफ चलने की बात आएगी तो वो बॉटम टू अप प्रोसेस होता है। यहां पर देखिए विशिष्ट विवरण की बात की गई है। अब पूरा अगर वहां पर थीम की बात की जाती, पूरे सार की बात की जाती, तो वो संपूर्ण देखा जाएगा, और अगर उसमें से कुछ विशिष्ट विवरण की बात की जाएगी यानी स्पेसिफिक डिटेल की बात की जाएगी तो वो अंश के रूप में देखा जाएगा। यानी कि वो अंश से शुरुआत किया और पूर्ण की तरफ चला, तो इसे हम लोग बॉटम अप प्रोसेस बोलते हैं। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु कः प्रयोगः कार्यम अध ऊर्ध्व, यानी कि बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया पोषयितुम उद्दिश्यति, यानी कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉटम अप अप्रोच है लिसनिंग का। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी बात बॉटम अप अप्रोच की आएगी तो उसमें क्या होगा कि अंश से पूर्ण की तरफ चलेंगे। जैसे कि किसी लेख में से किसी विशिष्ट शब्द सुनने की बात आएगी, ये सभी चीजें जो होती हैं वो अंश से पूर्ण की तरफ होती है, और अंश से पूर्ण का मतलब कि बॉटम टू अप अप्रोच। ध्यान से समझिएगा, पहला दिया गया है डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब होता है श्रुत लेख यानी सुन करके लिखना। अब पूरा जो लेख है हम डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, हम पहले क्या सुनते हैं, पहले शब्दों को सुनते हैं और शब्दों को सुन करके पूरा लेख का अर्थ समझते हैं। यानी कि शब्द बाय शब्द हम लोग सुन करके लिख रहे हैं। तो यहां पर पूर्ण नहीं है बल्कि अंश की बात की जा रही है, क्योंकि पूरे लेख में से अगर एक शब्द में बात करूं तो वो अंश ही तो हुआ उसका, यानी अंश से पूर्ण की तरफ चलने की बात की जा रही है। और मैंने बताया कि अंश से पूर्ण जब भी होगा तो वो बॉटम अप अप्रोच होगा। पहला वाला बॉटम अप अप्रोच है। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि अब शिष्ट शब्दानाम नियोजनम, जिसे हम लोग क्लोज टेस्ट बोलते हैं। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि एक लेख दिया गया रहता है और उसमें बीच बीच में से शब्द गायब रहते हैं, उस शब्दों को एप्रोप्रिएट शब्द वहां पर फिल करना होता है। तो ये भी शब्द की बात कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे लेख में जब शब्द की बात आएगी तो वो क्लोज एक तरीके से बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शब्द जो है वो अंश है और पूरा लेख जो है वो पूर्ण है, यानी अंश से पूर्ण की तरफ चलने की बात इसमें भी हो रही है। ये भी हमारा बॉटम अप अप्रोच होगा। ठीक है, दूसरा भी बॉटम अप अप्रोच है। तीसरा देखिए संक्षिप्तीकरण यानी कि समराइजिंग की बात की जा रही है। समराइज यानी पूरा उसका सार। तो जब भी समराइज का, थीम का, सार का, निचोड़ का, ये सभी शब्द आएंगे तो वो कहीं ना कहीं पूरे एक
पूर्ण की तरफ देखा जाता है, क्योंकि उसका पूरा सार जो है वो पूरा एक पूर्ण है, और उसमें से अगर एक शब्द की बात की जाती तो वो अंश होता, यानी समराइज यानी पूर्ण से अंश की ओर चलने की बात की जा रही है, पूर्ण से अंश। लेकिन बॉटम अप अप्रोच में मैं आपको क्या बता रहा हूं, अंश से पूर्ण की तरफ चला जाता है, और इसमें समराइजिंग में क्या होता है, पूर्ण से अंश की तरफ हो रहा है, यानी उल्टा हो गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बहिर्वेशन प्रश्न, जिसे अंग्रेजी में एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो कैरेक्टर आप है नहीं, ध्यान से समझिएगा, जो कैरेक्टर आप नहीं है उस कैरेक्टर को एज्यूम करते हुए आपको एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि आपसे बोला जाता है कि मान लीजिए आप गांधी जी की जगह पर होते तो उस समय क्या कैसे करते, तो आप गांधी जी तो है नहीं, लेकिन आपको वो कैरेक्टर बनाया जा रहा है कि आप मान लीजिए कि आप कल्पना करिए कि आप गांधी जी की जगह पर होते, तब आप क्या करते, अब अपने आप को आपको एक्सप्रेस करना होगा, तो इसे बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि पूरा एक थीम बताते हैं, पूरा एक सार बताते हैं, पूरा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पूरा पूर्ण की बात करेगा, पूर्ण की बात करेगा, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी ए और बी हमारा विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं, दिए गए ऑप्शन नंबर 4 में देखिए ए और बी की बात की गई, विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके पिछले वाले प्रश्न के जस्ट उल्टा है, उसमें बॉटम टू अप दिया गया था, इसमें टॉप टू डाउन दिया गया है। देख लीजिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखितेषु का प्रयोग कार्यम ऊर्ध्व अधः श्रवण प्रक्रियाम पोषयुतम उद्देश्यति, यानी कि हमसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया श्रवण की ऐसी प्रक्रिया है जो कि टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, इसमें पूर्ण से अंश की तरफ चला जाएगा, पूर्ण से अंश की तरफ, यानी अगर सारांश की बात करें, समराइज की बात करें, वो सभी पूर्ण से अंश होता है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्या दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है उसमें क्या होता है, हम लोग एक शब्द में या फिर एक, जैसे ऑब्जेक्टिव भी आपको दिए गए हैं तो चारों में एक एक विकल्प ही तो दिया गया रहता है, तो ये भी कहीं ना कहीं शब्द से जुड़ा हुआ है, और ये अंश हो गया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, टॉप डाउन में पूर्ण से अंश की तरफ बात की जाएगी, और ये अंश की बात कर रहा है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। बहिर्निवेशन प्रश्न, इसके जस्ट पहले वाले में मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन की बात कर रहा है। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन क्या होता है, जो कैरेक्टर आप नहीं है उसको इमेजिनेशन करते हुए आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। तो जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं सारांश की बात आती है, समराइज करने की बात आती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर सारांश या फिर समराइज करने की बात आएगी वो हमेशा पूर्ण से अंश की तरफ चला जाता है, और पूर्ण से अंश का मतलब क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तीसरा देखिए, श्रुत लेख की बात की गई। श्रुत लेख मतलब कि जब आप सुनते हैं, टीचर के द्वारा कोई शब्द बोला गया और सुन करके आप लिखते हैं, तो इसे श्रुत लेख बोला जाता है, जिसे अंग्रेजी में डिक्टेशन कहते हैं। तो डिक्टेशन में क्या होता है कि हम लोग शब्दों को सुनते हैं, पूरा लेख एक बार में सुन करके नहीं लिखते हैं, बल्कि शब्द बाय शब्द सुन रहे हैं। तो जब भी शब्द पूरे लेख में से शब्द की बात आएगी तो वो तो अंश से पूर्ण की तरफ हो गया ना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें ढूंढना है पूर्ण से अंश की ओर, और ये अंश से पूर्ण की ओर हो रहा था। चौथा देखिए, सारांश निर्माणकरण यानी क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको बताया कि सारांश हो गया, थीम हो गया, समरी हो गया, वो सभी पूर्ण की तरफ देखा जाता है, यानी पूर्ण से अंश, यानी ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी बी और डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बी और डी की बात की गई, विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण शिक्षणे विवरणात्मक ज्ञानम किम अस्ति, यानी कि व्याकरण शिक्षण में जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है वो क्या होता है। देखिए दो प्रकार के नॉलेज होते हैं, एक तो होता है डिक्लेरेटिव और दूसरा होता है डिक्लेरेटिव को विवरणात्मक बोलते हैं, और दूसरा होता है जिसका व्यवहारिक पक्ष में हम लोग उपयोग करें। जैसे कि देखिए भाषा को आप कैसे सीख सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि ग्रामर आप सीखें और उसका प्रैक्टिस करें। नेचुरल एनवायरनमेंट में आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि बोल करके किसी से कम्युनिकेट करके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि ग्रामर के जो पुस्तक में जो आपके प्रश्न दिए गए हैं उसी के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल यूज नहीं हुआ। जब प्रैक्टिकल यूज की बात आएगी तो वो अलग होता है, और जब किताब से देख करके प्रैक्टिस अभ्यास करने की बात आएगी तो वो अलग होता है। तो एक तरीके से विवरणात्मक ज्ञान में, डिक्लेरेटिव नॉलेज में किताब से देख करके ही प्रैक्टिस करने की कॉन्सेप्ट आता है, और अगर व्यवहारिक पक्ष में बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में उसको यूज कर रहा है तो उस भाषा को सीखने का वो व्यवहारिक पक्ष हो गया, और ये विवरणात्मक पक्ष इसका उल्टा होता है। विवरणात्मक पक्ष में किताबी ज्ञान की की जाती है, इसमें किताब से ही प्रैक्टिस करने की बात की जाती है, उसका व्यवहारिक तौर पर भाषा इंटरेक्शन करने में यूज नहीं किया जाता है डिक्लेरेटिव नॉलेज में। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि व्याकरण से नियमानाम सम्यक ज्ञानम अस्य वास्तविक व्यवहार प्रयोग। वास्तविक व्यवहार प्रयोग का मतलब कि अपने जीवन में प्रयोग करने की बात की जा रही है, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव नॉलेज से नहीं होगा। तीसरा देखिए, रचनात्मक लेखने दैनिक प्रयोजनार्थम
संप्रेषणे च रूपाणाम प्रयोग। अब यहाँ पर प्रयोग दैनिक जीवन में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन व्यवहारिक पक्ष की बात की जा रही है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए व्याकरणिक रूपाणाम व्यवहारे प्रयोगस्य तेषाम कार्यम च सम्यक ज्ञानम। अब यहाँ पर भी व्यावहारिक प्रयोग की बात की जा रही है, यानी कि दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करने की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा शब्द रूपाणाम ज्ञानम, यानी शब्द के रूप का ज्ञान, वर्णनम उसका वर्णन और संरचनात्मक अभ्यासे प्रयोगस्य। अब यहाँ पर संरचनात्मक अभ्यास करने की बात की जाए, अभ्यास करने का मतलब कि प्रैक्टिस, यानी कि किताब में जो कुछ भी उसका चैप्टर दिया होगा उसी को देख करके प्रैक्टिस करने की बात की जा रही है, ये होता है डिक्लेरेटिव नॉलेज। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था लेखनस्य विभिन्न अवस्थासु गत्वा लेखन शिक्षणम कथ्यते, यानी कि लेखन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरने वाला लेखन का शिक्षण क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग लेखन का प्रक्रिया उपागम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। जैसे कि कोई भी लेखन करने से पहले उस टॉपिक के बारे में बच्चे के मन में विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है, उसके बाद से बच्चा उसकी आउटलाइन तैयार करता है, फिर ड्राफ्टिंग होती है, फिर चेकिंग होती है, फिर करेक्शन होता है, फिर फाइनल ड्राफ्टिंग होती है और फिर फाइनलाइज किया जाता है। ये सभी प्रोसेस है, चरण है, जिससे होकर के बच्चा गुजरता है लिखने के दौरान, यानी इसे हम लोग प्रक्रिया उपागम कहते हैं। लेखनस्य प्रक्रिया पद्धति, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों सीटेट अपर प्राइमरी संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।